हमारे YouTube चैनल सक्सेस मिरर 2.0 पर। तो दोस्तों आज हम आपके लिए लाए हैं मैट्रिक फाइनल बोर्ड परीक्षा के टॉप मोस्ट VVI 40 क्वेश्चंस, जो बिल्कुल ही ये समझ लीजिए कि आपका फाइनल परीक्षा में यहीं से आएंगे। तो आप देर ना करें और जल्दी से जल्दी यहाँ से आप याद करें और अपने फाइनल परीक्षा में अच्छे नंबर लाने के लिए तैयारी शुरू कर दें। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो दाढ़ी बनाने में हमारा किस प्रकार का दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हमारा हो जाएगा क्या हो जाएगा? अवतल दर्पण। क्या हो जाएगा? अवतल दर्पण। आपको पता ही है कि नाक कान गला का डॉक्टर जो होता है वो अवतल दर्पण का प्रयोग करता है। तो हमारा दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग होगा? अवतल दर्पण का उपयोग होगा। हमारा अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 2। गोलीय दर्पण में फोकस दूरी एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध क्या है? तो आपको पता ही है कि R बराबर 2F होता है। R बराबर 2F होता है, तो F निकालना होगा तो हमको क्या करना पड़ेगा? F बराबर R/2। तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा? हमारा इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 2 का बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी का हो जाएगा, F बराबर R/2 हो जाएगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 3। प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया में कौन सी भौतिक राशि अपरिवर्तित रहती है? कौन सी भौतिक राशि अपरिवर्तित रहती है? इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। 4 नंबर कहता है 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी? तो हम आपको पहले बताएं कि उत्तल लेंस की क्षमता हमेशा क्या होती है? प्लस होती है, पॉजिटिव, जिसको बोलते हैं हम लोग धनात्मक। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? +1 डायोप्टर। क्या हो जाएगा? +1 डायोप्टर। 5 नंबर का सवाल है 4 डायोप्टर क्षमता वाले अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? तो आपको पता ही होगा कि अवतल लेंस की क्षमता हमेशा क्या होती है? नेगेटिव होती है, ऋणात्मक होती है। तो क्या करेंगे? इसका सूत्र होता है हमारा P बराबर 1/f मीटर में, वरना फोकस मीटर में निकालना होगा। तो अगर आप 25 लीजिएगा, 1/f के जगह 25, उसके नीचे 100 से आप भाग कीजिएगा तो कितना आ जाएगा? हमारा 4 डायोप्टर हो जाएगा। तो इसका आंसर हमारा क्या होना चाहिए बताइए? इसका आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 6 नंबर, वाहन के अग्रदीपों में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो अग्रदीप का मतलब क्या आता है? गाड़ियों के हेडलाइट, जिसको हम लोग बोलते हैं। तो हेडलाइट में कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए, अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है गाड़ी के हेडलाइट में। 7 नंबर, मानव नेत्र ने जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह है? मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उल्टा एवं वास्तविक प्रतिबिंब बनता है मानव नेत्र में। 11 नंबर कहता है 1 किलोवाट घंटा निम्न में से किसकी इकाई है? तो आपको यहाँ एक पॉइंट नजर आ रहा है किलोवाट घंटा। अगर घंटा रह गया, सेकंड रह गया किलोवाट के साथ, तो हमेशा इसका SI मात्रक क्या हो जाएगा? हमारा इसका मात्रक, मेरा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऊर्जा। ऊर्जा। अगर घंटा नहीं रहेगा, सिर्फ किलोवाट रहता तो हमारा हो जाता शक्ति। क्या होता? शक्ति। लेकिन यहाँ लिखा है 1 किलोवाट घंटा, तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऊर्जा। क्या हो जाएगा? ऊर्जा। कूलम किसका SI मात्रक है? तो कूलम का SI मात्रक क्या होता है? कूलम का SI मात्रक हमारा हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, विद्युत आवेश। आवेश का SI मात्रक क्या होता है? कूलम होता है। 13 नंबर कहता है विद्युत मोटर एक युक्ति है जो परिवर्तित करती है। मोटर आपको पता ही है कि आप घर में जो आप लोग पानी भरने के लिए जो मोटर यूज़ करते हैं उसको किस प्रकार करते हैं? आप उसमें पहले क्या करते हैं? बिजली देते हैं। जैसे ही बिजली आप स्विच दबाते हैं तो बिजली जाती है मोटर पर, मोटर घूमने लगता है। और मोटर घूमता है तो वो क्या करता है? अपना विद्युत ऊर्जा ले रहा है पहले, उसके बाद अपना मोटर का अपना ऊर्जा वो घूमते हुए कर रहा है। तो क्या करता है? वो विद्युत ऊर्जा को लेता है और यांत्रिक ऊर्जा में वो बदल देता है। तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। इसका आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। अगला सवाल है जल का विद्युत अपघटन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो जल का विद्युत अपघटन किस प्रकार का अभिक्रिया है? ऑप्शन नंबर बी, वियोजन अभिक्रिया है। किस प्रकार की अभिक्रिया है? वियोजन अभिक्रिया है। 15 नंबर कहता है दिए हुए अभिक्रिया में किस पदार्थ का उपचयन हो रहा है? उपचयन हो रहा है तो किस पदार्थ का उपचयन हो रहा है? CuO+H2, एरो Cu+H2। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारा किस पदार्थ का उपचयन हो जा रहा है? ना हाइड्रोजन का उपचयन हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है हमारा?
हाइड्रोजन का। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए हमारा? ऑप्शन नंबर डी होगा इसका आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर। 16 नंबर में आप देख रहे हैं कि दिए गए चित्र में किस प्रकार की अभिक्रिया हो रही है। तो ये चित्र है हमारा, तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि किस प्रकार की हमारा अभिक्रिया हो रही है। तो किस प्रकार का अभिक्रिया हो रहा है आप यहाँ से बताइए हमको, जल्दी से कमेंट में बॉक्स बताइए 16 नंबर में कौन सा अभिक्रिया हो रहा है। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, विस्थापन अभिक्रिया हो रहा है। क्या हो रहा है हमारे यहाँ से? विस्थापन अभिक्रिया हो जा रहा है। 17 नंबर कहता है निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक सूचक का उदाहरण है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। लिटमस पत्र प्राकृतिक सूचक का उदाहरण है। 18 नंबर का सवाल है किसी विलयन का पीएच मान 10 है वह निम्नलिखित में से क्या होगा? तो जिसका पीएच मान 10 से अधिक रहता है, यानी देखिए पीएच मान में स्केल में क्या होता है, 0 से लेकर के 6 तक आपका अम्ल होगा। उसके बाद 7 में जब रहेगा तो उसको उदासीन कहते हैं, और 7 के बाद जितना भी आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्षार कहते हैं। तो ये हमारा क्या है? 10 है। तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी। यहाँ इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? क्षार। क्या होगा? क्षार। आप 19 नंबर में देख रहे हैं कि यहाँ पर एक फिगर दिया गया है जिसमें ये चित्र दिखा रहा है कि एक व्यक्ति का हाथ कुछ गिर रहा है जिससे उसका हाथ में क्या हो जा रहा है? जलने लग रहा है। तो ये हमारा क्या क्या दिखा रहा है कि इसमें हम क्या कौन सा चेतावनी का हमको संकेत दे रहा है कि हमें प्रयोगशाला में क्या नहीं करना चाहिए। देखिए देख सकते हैं आप, ऑप्शन में लिखा हुआ है कि सांद्र अम्ल तथा क्षार वाले बर्तन का चेतावनी चिन्ह। ये क्या है? सांद्र अम्ल और क्षार वाले चेतावनी चिन्ह, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी, सांद्र अम्ल तथा क्षार वाले बर्तन का चेतावनी चिन्ह है इसका आंसर। 20 नंबर, इमली में कौन सा अम्ल होता है? तो इमली में कौन सा अम्ल हो जाएगा आपका? टार्टेरिक अम्ल। क्या हो जाएगा इमली में आपका? टार्टरिक अम्ल। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 21 नंबर, कौन अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है? तो कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है? ब्रोमीन हो जाता है। क्या हो जाता है इसका आंसर? ब्रोमीन। ऑप्शन नंबर सी, ब्रोमीन ही एक ऐसा तत्व है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। ये अधातु है ब्रोमीन। 22 नंबर, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग अग्निशामक बनाने में किया जाता है? किस पदार्थ का प्रयोग अग्निशामक बनाने में किया जाता है? ऑप्शन नंबर बी, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का प्रयोग अग्निशामक बनाने में किया जाता है। आधुनिक आवर्त सारणी किस आधार पर बना है? तो अभी जो आधुनिक आवर्त सारणी है ये किस आधार पर बना गया है? परमाणु क्रमांक पर, जिसको हम लोग बोलते हैं परमाणु संख्या। और परमाणु द्रव्यमांक जब पूछेगा तो ये किसका हो जाता है? मेंडलीव का आवर्त सारणी होता है। वो क्या होता है? मेंडलीव का आवर्त सारणी हमेशा परमाणु द्रव्यमान पर आधारित होता है, और आधुनिक आवर्त सारणी परमाणु संख्या के आधारित होता है। तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, परमाणु संख्या पर आधारित होता है। 24 नंबर, निम्नलिखित में से कौन धातु सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? तो सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु होता है पोटेशियम, उसके बाद होता है सोडियम, फिर होता है मैग्नीशियम, फिर होता है कैल्शियम। तो आप उसको याद रखना है। तो यहाँ पर ऑप्शन के हिसाब से हमारा क्या हो जाएगा? पोटेशियम। अगर पोटेशियम नहीं रहता तो हम क्या मारते हैं इसमें? सोडियम। तो हमारा इसमें पोटेशियम दिया हुआ है, इसलिए 24 का आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, पोटेशियम इसका आंसर हमारा हो जाएगा। 25 नंबर, पृथ्वी की भूपर्पट्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व या यौगिक को क्या कहते हैं? खनिज कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर हमारा राइट। 26 नंबर, प्रोपेनॉल में कौन अभिक्रियाशील समूह मौजूद है? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अल्कोहल। क्या हो जाएगा? अल्कोहल। 27 नंबर, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में निम्नलिखित में क्या नहीं होता? तो जल का टूटना ये होता है, ऑक्सीजन का मुक्त होना प्रकाश संश्लेषण में जब होती है तो ऑक्सीजन मुक्त होता है। ऑप्शन सी, कार्बन डाइऑक्साइड का मुक्त होना, क्योंकि ये गलत ऑप्शन है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड तो वो प्रकाश संश्लेषण के दौरान लेता है प्रकाश संश्लेषण करने के लिए, इसलिए हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड का मुक्त होना। 28 नंबर, फ्लोएम से खाद्य पदार्थों का परिवहन पौधों में किस दिशा में होता है? ऑप्शन नंबर सी, ऊपर और नीचे दोनों की ओर होता है। 29 नंबर, वृक्क की रचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं?
ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ब्रिक ही हो जाएगा। अगर कभी कभार क्या होता है ब्रिक के स्थान पे क्या देता है, नेफ्रॉन दिया रहता है, नेफ्रॉन, तो हमारा क्या हो जाएगा उसके आंसर तब नेफ्रॉन होगा। अगला सवाल है, फल को पकाने के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी होता है? तो फल को पकाने के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी होता है? ऑप्शन नंबर सी, एथिलीन। एथिलीन का प्रयोग या एसिटिलीन जिसको बोलते हैं, उसको हम उपयोग करते हैं फल को पकाने के लिए। अगला सवाल, एस्ट्रोजन स्रावित होता है, चूंकि एस्ट्रोजन मादा से स्रावित होता है तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, अंडाशय द्वारा। अगला सवाल है, नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन को क्या कहते हैं? तो नर युग्मक और मादा युग्मक के जो संलयन होता है उसके पश्चात उसको हम क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर बी, निषेचन कहते हैं उसको। हम लोग क्या कहेंगे? निषेचन होता है। नीचे 33 नंबर में देख रहे हैं कि यहाँ चित्र दिया गया है, तो इसमें कौन सा जनन हो रहा है? तो हमारा इसमें जनन हो रहा है आपका क्या हो जाएगा इसमें? मुकुलन। ठीक है, ये हाइड्रा है, तो ये हाइड्रा में कौन सा विधि द्वारा जनन होता है? मुकुलन विधि द्वारा होता है। 34 नंबर कहता है, पक्षी और चमगादड़ के पंख होते हैं, तो पक्षी का पंख अलग होता है और चमगादड़ के पंख होता है, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, असंजात अंग होता है। 35 नंबर का हमारा सवाल है, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे को चुना? तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, मटर के पौधे को उसने चुना था। 36 नंबर, निम्नलिखित में कौन उत्पादक है? उत्पादक मतलब जिसको हम लोग बोलते हैं प्राथमिक उपभोक्ता, तो इसमें हमारा उत्पादक क्या दिख रहा है आपको यहाँ से? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, घास। घास हमारा क्या है? एक उत्पादक है। 37 नंबर का सवाल है, किसी आहार श्रृंखला में शाकाहारी का निर्माण होता है, तो इसका आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रथम पोषी स्तर पर होता है। 38 नंबर का सवाल है, ओजोन परत के अपक्षय के लिए जिम्मेदार है, तो ओजोन परत के अपक्षय के लिए क्या जिम्मेदार है? ऑप्शन नंबर जिम्मेदार है बी, सी एफ, यहाँ होगा सी होगा, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है। 39 नंबर का सवाल है, निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा का स्रोत का उदाहरण नहीं है? जैव मात्रा के ऊर्जा का स्रोत का उदाहरण नहीं है, तो इसका आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर सी, नाभिकीय ऊर्जा। नाभिकीय ऊर्जा जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है। तो दोस्तों आज का हमारा लास्ट सवाल है 40 नंबर का। उससे पहले हम आपको बता दें कि जो भी हमारे इस चैनल में नए हैं प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम आपके आने वाले हर वीडियो हमारा आपके पास सही समय पर पहुंच जाए और आप अच्छे से तैयारी कर पाएँ और अच्छे से नंबरों से टॉपर बन सकें। तो हमारा आज का लास्ट सवाल है, पवन ऊर्जा उत्पादन के लिए पवन की चाल न्यूनतम कितनी होनी चाहिए? तो पवन ऊर्जा उत्पादन के लिए पवन की चाल न्यूनतम कितनी होनी चाहिए? 15 किलोमीटर पर घंटा। कितना होना चाहिए? 15 किलोमीटर पर घंटा होना चाहिए। आई होप दोस्तों आपको हमारे इन 40 सवालों से काफ़ी फ़ायदा मिलेंगी और परीक्षा में आप अच्छे से ज़्यादा नंबर भी ला पाएंगे। तो दोस्तों आप जल्द से जल्द तैयारी करना शुरू कर दें, क्योंकि अब आपका समय बहुत ही कम बचा है बोर्ड एग्ज़ाम में। और जो भी हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखें और अच्छे से पढ़ाई करें।